इस्तीफा मोदी अमित शाह तो एक मुहर हैं, वो चेहरा है, असली है आरएसएस। वो नए मोदी और अमित शाह पैदा कर देगी। गृह मंत्री जी कहते थे कि मेरे बोलने का क्रम मैं तय करूंगा, अब विपक्ष तय कर दिया। विपक्ष उनके ऊपर कोई हमला कर रहा है और इसका जवाब उनको देना पड़ रहा है। ये तो लग रहा है कि अब डर आ गया है उनके मन में। इस देश में युवाओं ने जो शिक्षा और रोजगार केंद्रित आंदोलन किया, उस आंदोलन से जब पहली बार 12 साल में ये सरकार झुकी, अपने मंत्री का इस्तीफा लिया, मैं ये देख पा रहा हूं कि इन सब के मन में, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हों, गृह मंत्री जी हों, एक डर व्याप्त हो गया है। इसलिए अब वो विपक्ष के सवालों को रिप्लाई दे रहे हैं। आज तक कभी रिप्लाई दिया था? मोदी जी और अमित शाह जी नहीं आए इसलिए पार्लियामेंट नहीं चल पाई, आए इसलिए स्थगित नहीं हुआ। उनको पता था कि स्थगित होने वाली है, इसलिए आए। आखिरी में उन्होंने कोई बिना बात किए इस बात के लिए सदन स्थगित कर दिया कि जनता का जवाब न देना पड़े। अभी जहां हम लोग खड़े हैं वहां इस बात पर हम लोग चर्चा कर रहे थे कि देश भर के विश्वविद्यालयों में कैसे आरएसएस ने कब्जा कर लिया। दिल्ली विश्वविद्यालय में एक बार सिलेबस कमेटी की बैठक हो रही तो 5-5 मिनट में सिलेबस पास किए जा रहे थे बिना चर्चा के। अब वैसे देश की पार्लियामेंट में बिना चर्चा के 5-5 मिनट में ध्वनि मत से बिल पारित हो रहे हैं। अब उन्हें एक आध दो बिल ऐसा पारित कराना है जिसके लिए सांसद जो खरीदे थे वो भी कम पड़ रहे थे, इसलिए उन्होंने अभी वो सदन में आना उचित नहीं समझा। बाकी आरएसएस बीजेपी जो कर रही है वो कर रही है। जिस दिन उनके 2/3 सांसद वो खरीद लेंगे, डरा लेंगे या अपने में मिला लेंगे, उस दिन वो देखिएगा सीना ठोक करके भाषण भी देंगे। विपक्ष ने ये तय किया है कि हर बार जैसे वे आते थे आखिरी में भाषण देते थे, चाहे वो गृह मंत्री हो चाहे वो प्रधानमंत्री, और उसके बाद सवाल जवाब की कोई बात नहीं रहती थी। अब विपक्ष ने कहा कि पहले तो जितने आरोप लगे उस पर आप जवाब दीजिए, आपका भाषण एक तरफा सुनना हम नहीं चाहते। तो देश के लोकतंत्र में अब बीजेपी वाले ये नैरेटिव चला रहे हैं कि हर दिन संसद न चलने से इतने करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। तो पुराने ही बीजेपी वालों के बयान आ रहे हैं जिसमें मरहूम अरुण जेटली जी हैं, मरहूम सुषमा स्वराज जी हैं, वो लोग ये कह रही हैं कि संसद न चलने से कुछ करोड़ का नुकसान भले हो, लेकिन हम इस देश को कई लाख करोड़ का फायदा दिलवाएंगे, क्योंकि हम जब दबाव बनाते हैं तब सरकार झुकती है। तो अब विपक्ष वही काम कर रहा है तो बीजेपी क्यों परेशान? मंत्री जी ने कहा ना कि आप लोग भगौड़ा कर रहे हैं, भागे हुए नहीं है, आरोप लगा रहे थे आप। सफाई देना पड़ा पहली बार गृह मंत्री जी को। मुझे ये देख करके अच्छा नहीं लगा। गृह मंत्री जी कहते थे कि मेरे बोलने का क्रम मैं तय करूंगा, अब विपक्ष तय कर दिया। विपक्ष उनके ऊपर कोई हमला कर रहा है और इसका जवाब उनको देना पड़ रहा है। ये तो लग रहा है कि अब डर आ गया है उनके मन में। इस देश में युवाओं ने जो शिक्षा और रोजगार केंद्रित आंदोलन किया, उस आंदोलन से जब पहली बार 12 साल में ये सरकार झुकी, अपने मंत्री का इस्तीफा लिया, मैं ये देख पा रहा हूं कि इन सब के मन में, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हों, गृह मंत्री जी हों, एक डर व्याप्त हो गया है। इसलिए अब वो विपक्ष के सवालों को रिप्लाई दे रहे हैं। आज तक कभी रिप्लाई दिया था? तो आप भागे नहीं हैं तो एक दिन संसद में बैठ करके सवाल जवाब कर लेते। इस बार जितना, जैसे पेपर लीक पर तो चर्चा हुई ना, बाकी समय सदन थोड़ी देर भी चलता था। गृह मंत्री अपनी कुर्सी पर क्यों नहीं बैठे? अब वो ये कह रहे हैं कि अंदर माहौल ठीक नहीं था इसलिए हम अंदर नहीं जा रहे थे, जबकि अंदर माहौल इसलिए खराब था क्योंकि ये अंदर नहीं जा रहे थे। आप कल्पना करिए, इस देश में मूर्खता का परीक्षण बीजेपी करवाती है। कोविड में ताली बनवाई, देखिए कि क्या स्थिति है। बाद में महिला आरक्षण बिल पास कराने के बाद दोबारा परिसीमन बिल पे महिला आरक्षण का कपड़ा पहना कर ले आई और ये कहने लगी कि विपक्ष महिला विरोधी है। तो आपका नैरेटिव हर बार नहीं चलेगा। इस बार लोगों ने देखा है कि जनता विपक्ष के साथ खड़ी थी। चढ़ावा का पैसा कहां मिलेगा बीजेपी और आरएसएस के खाते में? जब ये नारा लग रहा था तो आपको आके जवाब दे देना चाहिए था कि नहीं, बीजेपी और आरएसएस के खाते में राम मंदिर चढ़ावा का पैसा नहीं आया है। आपने पैलेट गन चलाने का आदेश नहीं दिया है। एक लाइन आज तक बीजेपी ने बोला। इसका मतलब ये कि भाजपा पूरी तरह घिर चुकी है और ये शायद पहली बार हुआ है। पूरे सेशन में दोनों लोग मौजूद नहीं रहे, क्या किसी प्रकार का डर था? नहीं, मैंने वही कहा ना कि डर था इसलिए सदन में नहीं आए। अब आप लाख कहो कि नहीं, अंदर अपने ऑफिस में बैठते थे, तो ऑफिस में बैठने के लिए कैमरा नहीं है वहां पे। कैमरा जहां वहां क्यों नहीं आए? कैमरे, आप लोग हर काम कैमरे के सामने करते हो। मोदी जी ने इस देश को यह सिखाया कि अगर आप आस्थावान हो, मंदिर जाते हो तो मूर्ति के पीछे पहले कैमरामैन खड़ा करो, ताकि तुम मूर्ति को हाथ जोड़ो तो कैमरे का एंगल सही बने। जहां कैमरा नहीं वहां ये लोग नहीं जाते। आप जहां पर सदन में कैमरा इंतजार कर रहा था वहां क्यों नहीं गए? और आप दरअसल इस देश में जो भी बुनियादी मुद्दे हैं उस पर जवाब नहीं देना चाहते, इसलिए आप उस पर खड़गे जी हल्द्वानी जाते हैं और वहाँ भी कार्यक्रम स्थल को बुलाया जाता है। इसके पीछे की वजह क्या? आज मैं देख रहा था आजादी के अमृत काल में मल्लिकार्जुन खड़गे, अगर आपको इतिहास न पता हो तो एक बार उनके बारे में पता करिएगा कि किस पृष्ठभूमि से निकलकर आज वो देश की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राज्यसभा देश के उच्च सदन में नेता प्रतिपक्ष हैं। उसके बाद उनके साथ ये हुआ कि उन सब पदों पर उनकी जाति हावे हो गई और वो खड़े होकर के देश को कह रहे हैं कि मैं गया हल्द्वानी
और मैं जब भाषण देकर के वहां से आया तो वहां हवन किया गया शुद्धिकरण कराने के लिए, क्योंकि एक दलित वहां जाकर के ये भाषण दे आया। मुझे अचानक याद आ गया उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में मरहूम नेताजी मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री रहे 3 बार, उनके बेटे मुख्यमंत्री रहे 5 साल, विदेश से पढ़ के आए थे, ठीक ठाक काम भी किया था, आज भी उन्हीं का काम दिखता है और योगी जी अभी गिनवा नहीं पा रहे। मुख्यमंत्री नहीं रहे तो उनका आवास गंगाजल से धुलवाया था। और तो और एक बार कन्नौज में चुनाव के बीच में अखिलेश यादव मंदिर चले गए तो मंदिर को बीजेपी वालों ने गंगाजल से धुलवाया। और यही बीजेपी वाले देश को कहते हैं कि जातिवाद में है ही नहीं, जाति खत्म हो गई। और मैं आपके इतने कैमरों के बीच में कह रहा हूं कि भाजपा और आरएसएस से बड़ा इस देश के दलित पिछड़ा विरोधी कोई दूसरा नहीं होगा। जब पूरा विपक्ष कह रहा था जाति जनगणना कराओ, तो आपने मजबूरी में पहले तो आपने भाषण दिया बाहें फैला करके कि मेरे लिए तो एक ही जाति होती है, गरीब अमीर। फिर आपने कहा कि मेरे लिए 4 जातियां होती हैं, किसान और युवा, महिला, और ये अब बार बार बदलते रहे। फिर संसद में खड़े होकर कहते थे मैं अति पिछड़ा माँ का बेटा हूं, मैं ओबीसी हूं, आपने वोट मांगने के लिए। लेकिन जाति जनगणना के खिलाफ खड़े थे। और उसके बाद जाति जनगणना पर जब पूरा विपक्ष और समाज एकजुट हो गया तो आपने उसके लिए हामी भरी। अब जाति जनगणना के लिए खबर आ रही है कि उन्होंने जातियों के कोडिफिकेशन और सेंट्रलाइज कोई लिस्ट बनाई ही नहीं। 2011 में जब जाति जनगणना हुई थी तो 46.7 लाख जातियां पता चली थी, क्योंकि उपजातियां भी लोगों ने जाति बना के लिख दी। ये बीजेपी और आरएसएस अंदर अंदर जाति जनगणना को पूरी तरह से खत्म करने के लिए काम कर रही है। वही मानसिकता है जो इस देश में दलित पिछड़ा को गुलाम बना रहा है। इसीलिए मल्लिकार्जुन खड़गे जी का वहां पर धुलवाया गया है। हिम्मत किसी और की इस तरह से धुलवा दे? अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ तो कहते हैं कि सपा और कांग्रेस मिलकर समाज को बांट रही है जातिवाद में। अब अगर योगी जी की बात बोलते हैं तो ये अच्छा नहीं लगता कि आप जो है अब तक कहते थे कि 9 साल सरकार चल गई है, 2.32 करोड़ रुपया प्रतिदिन योगी आदित्यनाथ की सरकार मीडिया में प्रचार पर खर्च करे। कितना? 2.32। इतने करोड़ रुपया रोज योगी जी का चेहरा चमकाने के लिए हो रहा है खर्च। 6,800 करोड़ रुपए बजट है प्रचार का। 4,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का जो एक्सप्रेसवे बनवाया, 80 गड्ढे उद्घाटन के कुछ दिन के बाद। इस उत्तर प्रदेश में वैकेंसी नहीं आई, युवा आंदोलन कर रहे हैं, हर विश्वविद्यालय में आंदोलन हो रहा है। किसान इंतजार कर रहा है कि आप एक बार गांव आइए, आपको वोट मांगने, हम आपका साड़ और खाद पर जो कितने लोगों ने लाठी मारी वो सब वापस करेंगे। पूरी तरह सरकार विफल है उत्तर प्रदेश की, तो वो हिंदू मुसलमान, कब्रिस्तान, नमाज, यही सब करेंगे। इसलिए योगी आदित्यनाथ को अब मैं जवाब देने लायक भी नहीं समझता। एयरपोर्ट बना है नोएडा में, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसमें पानी भर गया। तो उसमें जो वहाँ के विधायक हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ पानी नहीं भरा है, वो चाहते हैं और बारिश हो, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा देश का सबसे बड़ा। नहीं, मैं देखिए भाजपा के विधायक ने कुछ बोला होगा, वो मुझे समझ में ही नहीं आया कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। लेकिन मंदिर बना था, प्रभु श्री राम के नाम पर भाजपा ने 3 दशक राजनीति की, सर्टिफिकेट बांटी कि कौन हिंदू है, कौन नहीं है, कौन हिंदू विरोधी है। मंदिर बन रहा था, संत कह रहे थे कि मंदिर अधूरा है, मत प्रवेश वो करो, उद्घाटन करो। मोदी जी ने किया, राष्ट्रपति जी चूंकि आदिवासी थी नहीं बुलाया, मंदिर में ये सब हुआ। पानी टपक रहा था मंदिर से, यह बात देख करके राम भक्तों को बड़ी पीड़ा हुई। उसके बाद दोबारा उनको पीड़ा तब हुई जब चंदा चुरावा हो गया, चढ़ावा चोरी हो गई। तो जब जो भगवान के नाम पर राजनीति करे उन्हीं का नहीं हुआ, तो ये तो एयरपोर्ट है साहब। वो जो अंग्रेजों ने जितना बनाया वो आज भी कुछ न कुछ रूप में टिका है, और भाजपा ने जितना बनाया, भाई कांग्रेस को इतना आप आलोचना करते हो, कांग्रेस की बनाई बहुत सारी इमारतें आज भी, इनकी बनाई इमारतें ऐसे ही टूट रही हैं क्योंकि इनका विचार ही भारत को तोड़ने का है। आज की जो खबर आ रही है कि पवन खेड़ा जिस तरीके से पार्लियामेंट में विरोध कर रहे थे, बाल नरेंद्र का नाम लेकर जिक्र कर रहे थे, उसको लेकर लगातार बवाल मचा हुआ, लोगों के पोस्ट डिलीट किए जा रहे हैं। नहीं, अब बाल नरेंद्र तो उसमें उन्होंने किसी को कहा नहीं। मैंने देखा कि एक किताब है, आप गूगल करिएगा, बाल नरेंद्र के नाम से बच्चों के लिए एक नैतिक शिक्षा की किताब छपी है कि एक बाल नरेंद्र था, जब वो झंडा चला गया तालाब में तो गया और झंडा लेकर आया और मगरमच्छ के बच्चे को भी पकड़ के ले आया। मुझे तो वो किताब याद आ गई। मोदी जी के ऊपर है कि किसके ऊपर है, ये जांच का विषय है। लेकिन इस देश में एक आंदोलन चला, उसमें बच्चों ने नारा लगा दिया। अब बच्चों के नारे के बाद प्रधानमंत्री जी हेलो फ्रेंड्स करके आए और कहे कि आज तो लगता है कि आप ही से बातें करते रहूं। और जिन बच्चों को शब्दावली पर मोदी जी कह रहे थे कि मैं माफ कर रहा हूं, वो मोदी जी की शब्दावली पर लोग पूछ रहे हैं। अखिलेश यादव पर, राहुल गांधी पर, सोनिया गांधी पर, जितने विपक्ष के नेता हैं, ममता बनर्जी पर, सबसे बुरा अगर बोलने वाला लिस्ट बनाएंगे तो बीजेपी और आरएसएस के लोग निकलेंगे, उसमें मोदी जी अव्वल रहेंगे। तो अब इस देश में दूसरी डिबेट चल गई, इसलिए अब इन छोटी छोटी आलोचनाओं से घबराना नहीं चाहिए, बड़े दिल रख करके उनको कहना चाहिए कि नहीं 56 इंच का छाती है मेरे। सीजेपी ने 15 अगस्त से जंतर मंतर 2
नहीं, वो उनका अपना एक संगठन है, वो जरूर करें। मैं तो कह रहा हूं कि इस देश में मैंने एक दृश्य देखा। मैं एक किताब लिखा था प्रोफेसर की डायरी, और यही जगह थी हम लोग बार बार कहते थे शिक्षा बर्बाद हो रही है, स्कूल बर्बाद किए जा रहे हैं। अब आंकड़ा क्या आ रहा है पता है? 1 लाख से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अकेले 26,000 सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं। योगी जी कह रहे हैं कि बच्चा झाड़ू लगाए तो उसको रोको मत, और वहां पर स्कूल ही बंद हो गया। तो आप स्कूल बंद कर दिए, इस पर डिबेट नहीं हो रही। हमने प्रोफेसर की डायरी में लिख करके कहा था, एक समय था सर्व शिक्षा अभियान, पढ़ेगा इंडिया तो आगे बढ़ेगा इंडिया, सर्व शिक्षा अभियान चलता था। अब उसी उत्तर प्रदेश में देखिए 2018 से वैकेंसी नहीं आई है और स्कूलों में बुनियादी सुविधा नहीं है। फतेहपुर एक जिला है, फतेहपुर में स्कूल के बच्चे आंदोलन कर दिए कि पंखा नहीं है, पीने का पानी नहीं है, मास्टर नहीं है। उनके ऊपर मुकदमा करने के लिए पुलिस घर पहुंच गई। फिर अचानक देश ने देखा कि देश भर के कई इलाकों से, राजस्थान के बाड़मेर से, उत्तर प्रदेश के कई जगहों से छोटे छोटे बच्चे सड़क पर आंदोलन करने लगे। मैं ये उम्मीद करता हूं कि केवल शिक्षा ही इस देश को बचाएगी, उसमें भी सरकारी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय। हम और आप जब यहाँ खड़े हैं ना, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो विद्यार्थी 400 गुना फीस बढ़ाने, 6,000 सीटों को घटाने, आरएसएस का अड्डा बना देने के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ। गोरखपुर विश्वविद्यालय में कुलपति भाग रही हैं, विश्वविद्यालय में जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको पुलिस से पिटवा रही हैं, फर्जी मुकदमे डलवा रही। पूरे देश में हड़कंप मचा है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलपति के ऊपर आरोप लगा है कि आपने लाखों रुपए लेकर के अपॉइंटमेंट किया, और हम तो इस पर किताब ही लिख चुके हैं। मैं तो चाहता हूं जिसको बाल नरेंद्र वाली किताब न मिली हो, वो प्रोफेसर की डायरी किताब खरीद के पढ़े। देश के विश्वविद्यालयों में 30-30, 40-40 लाख रुपए लेकर के तो पैसे पे अपॉइंटमेंट हो रहा है, अपने परिवार वालों का अपॉइंटमेंट हो रहा है, अपने जो है रिश्तेदारों और आरएसएस के विचार देख कर अपॉइंटमेंट हो रहा है। तो देश की बर्बादी का पूरा ठेका बीजेपी और आरएसएस ने ले लिया है। हम उसे बचाने की बात कर रहे हैं। काशी में बोलिए वो कि जेएनयू भिखारी हो गया है, हम मंदिर बनना चाहिए, ऐसी डिमांड करी उन्होंने। अब इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, भावना आहत वाली बात हो जाएगी। मंदिर पर टिप्पणी इस तरह से नहीं होनी चाहिए। मैं जब भी मंदिर का जिक्र आ रहा है, पता नहीं क्यों राम मंदिर याद आ रहा है। कितने 100 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था, जरा आप लोग बताइए। राम मंदिर का कितने 100 करोड़ का? 1200 करोड़। मीडिया बोल रही है दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। कौन बोला? योगी आदित्यनाथ। दूध पानी लेकर के सपा वाले पहुंच गए संसद में, क्या आज तक कोई इस्तीफा नहीं हुआ? तो जो इतना बड़ा मंदिर बना, उसका चढ़ावा कौन चुराया? एक गाना बना है, किसी ने देखा, मैं मीम में देख रहा था मैं, कि पूछते हैं राम हनुमत बता दीजिए, और किसने चढ़ावा चुराया पता कीजिए। एक मीम किसी ने भेजा कि प्रभु श्री राम कह रहे हनुमान से, गिरे मंदिर में चोरी हो रही है। कहाँ हो? कहा कि हमको भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी रैली में, रोड शो में कपड़ा पहना के भाजपा झंडा लगा, ये लोग कह रहे हैं। और जितने राम भक्त हैं वो बहुत आहत हैं। तो शांति श्री को अपने अपॉइंटमेंट, अपनी बेटी का अपॉइंटमेंट जेएनयू में करवाया। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जितना धांधली और जितना आरएसएस का अड्डा बनवाया। अब इस पर सवाल ना हो, इसलिए मंदिर बीच में ले आ रहा हूं। और जब जब भाजपा वाले मंदिर की बात करें, आप राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का सवाल पूछें, और एक सवाल पूछें कि 2 करोड़ की जमीन आधे घंटे बाद 18.5 करोड़ में कैसे बिकती है, जरा हमको बताइए, हमें भी जमीन थोड़ी सी बेचनी है। इस तरह का सवाल पूछना होगा, क्योंकि बीजेपी और आरएसएस से इस देश को बचाना होगा। और वो बचाने का काम केवल मोदी और अमित शाह से नहीं है, आरएसएस इस देश के ऊपर सबसे बड़ा खतरा है। और आरएसएस से देश नहीं बचेगा, विश्वविद्यालय नहीं बचेंगे, तो फिर कुछ बचेगा नहीं। आखिरी प्रश्न लक्ष्मण जी, तमाम लोग जो है ना इस्तीफा मांग रहे हैं, अमित शाह जी का, राहुल गांधी मांगे, तमाम शिक्षा संगठनों ने मांगे, आप भी मांगते हैं कि? नहीं, हम कह रहे हैं इस्तीफा। मोदी अमित शाह तो एक मुहर हैं, वो चेहरा है, असली है आरएसएस। वो नए मोदी और अमित शाह पैदा कर देगी। हमारी लड़ाई वैचारिक रूप से आइडिया ऑफ इंडिया, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान से चलता है, उस आइडिया ऑफ इंडिया को बचाने की, जिसको आरएसएस मुट्ठी भर लोगों के हाथ में गिरवी रख रहा है। एक पेड़ मां के नाम, लाखों पेड़ रानी के नाम। आपने नारा लगाया, कितने सारे नारे लगाए, पढ़ेगा इंडिया, विश्वगुरु बनेगा इंडिया, और आपने पूरे इंडिया को पढ़ने से रोक दिया। इसलिए व्यक्ति का इस्तीफा होने की बात ही नहीं है। अगर अमित शाह का मन हो तो इस्तीफा दे दें। वैसे तो हम सुनते हैं कि योगी और अमित शाह में इस बात का झगड़ा हो रहा है कि मोदी जी जब रिटायर होंगे तो योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे कि अमित शाह जी। तो वो दोनों आपस में लड़ते रहें, और हम चाहते हैं कि दोनों न बने, और पूरी बीजेपी को जनता खुद उखाड़ फेंकेगी, और जनता बाबा साहब के संविधान को हाथ में रख करके आरएसएस को भी इस देश में पूरी तरह से गुलाम बनाने नहीं देगी। ये हमें उम्मीद है। कागज मांगे गए सर, आरएसएस से 100 साल पुराना संगठन हो गया है। अब एफसीआरए बिल ले आ रहा है ये केंद्र सरकार, कह रही विदेश से कोई भी चंदा आएगा तो उसका हिसाब होगा। फिर मुझे याद आ रहा राम मंदिर, उस चंदे का हिसाब कब होगा? दूसरा, आरएसएस के पास इतना चंदा जो आया, ये इसी कुछ किलोमीटर पर झंडे वाला ने, उसकी इमारत जाके देख लीजिए आप। इस देश के स्कूलों की इमारत देखिए और बीजेपी की पार्टी कार्यालय देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि बीजेपी और आरएसएस को अपना भविष्य कहां दिखता है। इसीलिए कर्नाटक ही नहीं, आरएसएस को अपने आप इस देश के लोगों को बताना चाहिए कि इतना रुपया चंदा आया,
इतना विदेश से आया, इतना हमारा ऑफिस बनाने में खर्च हुआ, इतना हमारा जो है चुनाव में बीजेपी का प्रचार करने में खर्च हुआ, पूरा हिसाब किताब आरएसएस को देना चाहिए। जिन्होंने तिरंगा नहीं फहराया 52 साल तक, वो हर घर तिरंगा फैलाने की बात कर रहे हैं। तो जिन्होंने संविधान का विरोध किया, हम उनको कहेंगे अगली स्कीम लॉन्च करो, हर घर संविधान, घर घर संविधान, और संविधान ही देश चलाएगा, क्योंकि बीजेपी संविधान बदलना चाहती है, हम उसे बदलने नहीं देंगे। इस्तीफा मोदी अमित शाह तो एक मुहर हैं, वो चेहरा है, असली है आरएसएस। वो नए मोदी और अमित शाह पैदा कर देगी। गृह मंत्री जी कहते थे कि मेरे बोलने का क्रम मैं तय करूंगा, अब विपक्ष तय कर दिया। विपक्ष उनके ऊपर कोई हमला कर रहा है और इसका जवाब उनको देना पड़ रहा है। ये तो लग रहा है कि अब डर आ गया है उनके मन में। इस देश में युवाओं ने जो शिक्षा और रोजगार केंद्रित आंदोलन किया, उस आंदोलन से जब पहली बार 12 साल में ये सरकार झुकी, अपने मंत्री का इस्तीफा लिया, मैं ये देख पा रहा हूं कि इन सब के मन में, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हो, गृह मंत्री जी हो, एक डर व्याप्त हो गया है। इसलिए अब वो विपक्ष के सवालों को रिप्लाई दे रहे हैं। आज तक कभी रिप्लाई दिया था? मोदी जी और अमित शाह जी नहीं आए, इसलिए पार्लियामेंट नहीं चल पाई। आए इसलिए स्थगित नहीं हुआ, उनको पता था कि स्थगित होने वाली है, इसलिए आए। आखिरी में उन्होंने कोई बिना बात किए इस बात के लिए सदन स्थगित कर दिया कि जनता का जवाब न देना पड़े। अभी जहां हम लोग खड़े हैं, वहां इस बात पर हम लोग चर्चा कर रहे थे कि देश भर के विश्वविद्यालयों में कैसे आरएसएस ने कब्जा कर लिया। दिल्ली विश्वविद्यालय में एक बार सिलेबस कमेटी की बैठक हो रही, तो 5-5 मिनट में सिलेबस पास किए जा रहे थे बिना चर्चा के। अब वैसे देश की पार्लियामेंट में बिना चर्चा के 5-5 मिनट में ध्वनि मत से बिल पारित हो रहे हैं। अब उन्हें 1-2 बिल ऐसा पारित कराना है जिसके लिए सांसद जो खरीदे थे वो भी कम पड़ रहे थे, इसलिए उन्होंने अभी वो सदन में आना उचित नहीं समझा। बाकी आरएसएस बीजेपी जो कर रही है वो कर रही है। जिस दिन उनके 2/3 सांसद वो खरीद लेंगे, डरा लेंगे या अपने में मिला लेंगे, उस दिन वो देखिएगा सीना ठोक करके भाषण भी देंगे। विपक्ष ने ये तय किया है कि हर बार जैसे वे आते थे आखिरी में भाषण देते थे, चाहे वो गृह मंत्री हो चाहे वो प्रधानमंत्री, और उसके बाद सवाल जवाब की कोई बात नहीं रहती है। अब विपक्ष ने कहा कि पहले तो जितने आरोप लगे उस पर आप जवाब दीजिए, आपका भाषण तरफा सुनना हम नहीं चाहते। तो देश के लोकतंत्र में अब बीजेपी वाले ये नैरेटिव चला रहे हैं कि हर दिन संसद न चलने से इतने करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। तो पुराने ही बीजेपी वालों के बयान आ रहे हैं, जिसमें मरहूम अरुण जेटली जी हैं, मरहूम सुषमा स्वराज जी हैं, वो लोग ये कह रही हैं कि संसद न चलने से कुछ करोड़ का नुकसान भले हो, लेकिन हम इस देश को कई लाख करोड़ का फायदा दिलवाएंगे, क्योंकि हम जब दबाव बनाते हैं तब सरकार झुकती है। तो अब विपक्ष वही काम कर रहा है, तो बीजेपी क्यों परेशान है? मंत्री जी ने कहा ना कि आप लोग भगौड़ा कर के भागे हुए नहीं है, सरकार आरोप लगा रहे थे। सफाई देना पड़ा पहली बार गृह मंत्री जी को, मुझे ये देख करके अच्छा नहीं लगा। गृह मंत्री जी कहते थे कि मेरे बोलने का क्रम मैं तय करूंगा, अब विपक्ष तय कर दिया। विपक्ष उनके ऊपर कोई हमला कर रहा है और इसका जवाब उनको देना पड़ रहा है। ये तो लग रहा है कि अब डर आ गया है उनके मन में। इस देश में युवाओं ने जो शिक्षा और रोजगार केंद्रित आंदोलन किया, उस आंदोलन से जब पहली बार 12 साल में ये सरकार झुकी, अपने मंत्री का इस्तीफा लिया, मैं ये देख पा रहा हूं कि इन सब के मन में, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हो, गृह मंत्री जी हो, एक डर व्याप्त हो गया है। इसलिए अब वो विपक्ष के सवालों को रिप्लाई दे रहे हैं। आज तक कभी रिप्लाई दिया था? तो आप भागे नहीं हैं तो एक दिन संसद में बैठ करके सवाल जवाब कर लेते। इस बार जितना, जैसे पेपर लीक पर तो चर्चा हुई ना, बाकी समय सदन थोड़ी देर भी चलता था, गृह मंत्री अपनी कुर्सी पर क्यों नहीं बैठे? अब वो ये कह रहे हैं कि अंदर माहौल ठीक नहीं था इसलिए हम अंदर नहीं जा रहे थे, जबकि अंदर माहौल इसलिए खराब था क्योंकि ये अंदर नहीं जा रहे थे। आप कल्पना करिए, इस देश में मूर्खता का परीक्षण बीजेपी करवाती है। कोविड में ताली बनवाई, देखिए कि क्या स्थिति है। बाद में महिला आरक्षण बिल पास कराने के बाद दोबारा परिसीमन बिल पे महिला आरक्षण का कपड़ा पहना कर ले आई, और ये कहने लगी कि विपक्ष महिला विरोधी है। तो आपका नैरेटिव हर बार नहीं चलेगा। इस बार लोगों ने देखा है कि जनता विपक्ष के साथ खड़ी थी। चढ़ावा का पैसा कहां मिलेगा बीजेपी और आरएसएस के खाते में? जब ये नारा लग रहा था तो आपको आके जवाब दे देना चाहिए था कि नहीं, बीजेपी और आरएसएस के खाते में राम मंदिर चढ़ावा का पैसा नहीं आया है। आपने पैलेट गन चलाने का आदेश नहीं दिया है। एक लाइन आज तक बीजेपी ने बोला। इसका मतलब ये कि भाजपा बुरी तरह घिर चुकी है, और ये शायद पहली बार हुआ है। पूरे सेशन में दोनों लोग मौजूद नहीं रहे, क्या किसी प्रकार का डर था? नहीं, मैंने वही कहा ना कि डर था, इसलिए सदन में नहीं आए। अब आप लाख कहो कि नहीं, अंदर अपने ऑफिस में बैठते थे, तो ऑफिस में बैठने के लिए कैमरा नहीं है वहां पे। कैमरा जहां वहां क्यों नहीं आए? कैमरे, आप लोग हर काम कैमरे के सामने करते हो। मोदी जी ने इस देश को यह सिखाया कि अगर आप आस्थावान हो, मंदिर जाते हो, तो मूर्ति के पीछे पहले कैमरामैन खड़ा करो, ताकि तुम मूर्ति को हाथ जोड़ो तो कैमरे का एंगल सही बने। जहां कैमरा नहीं वहां ये लोग नहीं जाते। आप जहां पर सदन में कैमरा इंतजार कर रहा था वहां क्यों नहीं गए? और आप दरअसल इस देश में जो भी बुनियादी मुद्दे हैं उस पर जवाब नहीं देना चाहते, इसलिए आप उस पर खड़गे जी हल्द्वानी जाते हैं, और वहाँ भी कार्यक्रम स्थल को बुलाया जाता है।
इसके पीछे की वजह क्या? आज मैं देख रहा था आजादी के अमृत काल में मल्लिकार्जुन खड़गे